हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग instrument is not typically traded in the money market? Option A, treasury bills. Option B, certificates of deposit. Option C, corporate bonds. Option D, commercial paper. निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग। मनी मार्केट अल्पकाल से संबंधित होता है। मनी मार्केट वो सेंटर होता है, मुद्रा बाजार वो केंद्र होता है जहाँ पर कि अल्पकाल में जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। टाइपिकली फॉर पीरियड ऑफ 1 year और लेस। Instruments commonly traded in the money market include treasury bills, certificate of deposit and commercial paper. मुद्रा बाजार में अल्पकालिक उधार और ऋणदाताओं का कारोबार किया जाता है। आमतौर पर 1 वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट? ऑप्शन ए, कॉमन स्टॉक्स. ऑप्शन बी, corporate bonds. Option C, commercial paper. Option D, preferred stocks. निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, क्योंकि कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कैपिटल मार्केट deals with long-term funding instruments, typically those with maturities longer than 1 year. पूंजी बाजार दीर्घकाल से संबंधित होता है और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो है कॉमन स्टॉक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज M0 हाई पावर्ड मनी प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ? Option A, savings deposit and certificates of deposit. Option B, treasury bills and commercial paper. Option C, currency in circulation and reserve held by banks. Option D, corporate bonds and government bonds. उच्च शक्ति वाला पैसा मुख्य रूप से किससे बना होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रचलन में मुद्रा और बैंकों द्वारा रखे गए भंडार। करेंसी इन सर्कुलेशन एंड रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक्स। M0 also known as high powered money or the monetary base consist primarily of currency in circulation, notes and coins held by public and reserve held by commercial bank at the central bank. Next question is, which of the following best describes the gilt-edged market? Option A, a market for high-risk venture capital investments. Option B, a market for securities issued by private corporations. Option C, a market for high-quality government bonds. Option D, a market for short-term commercial papers. निम्नलिखित में से कौन सा विवरण गिल्ट एज्ड मार्केट को सबसे अच्छा दर्शाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी बॉन्डों का बाजार। अ मार्केट फॉर हाई क्वालिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि गिल्ट एज्ड मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रेपो रेट primarily indicate? Option A, the rate at which banks lend to each other overnight. Option B,
the rate at which the central bank buys government securities from banks. Option C, the rate at which the central bank lends to commercial banks against government securities. Option D, the rate at which banks offer fixed deposit to customers. रेपो दर मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर एक सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है। रेपो रेट इज द रेट at which the central bank lends money to commercial bank against government securities। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर एक सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट्स। ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑप्शन सी, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरकारी खर्च। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। Monetary policy instruments are tools used by the central bank to control the money supply and influence interest rate in the economy। मौद्रिक नीति के उपकरण वे औजार हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not an instrument of fiscal policy? Option A, government taxation. Option B, government spending. Option C, open market operations. Option D, public debt insurance। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिसीजन रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और खर्च से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी डेफिसिट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन पब्लिक फाइनेंस, इट इज कैलकुलेटेड एज। ऑप्शन ए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऑप्शन सी, फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन डी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर? ऑप्शन ए, एक्सटर्नैलिटीज। ऑप्शन बी, पब्लिक गुड्स। ऑप्शन सी, मोनोपोलीज। ऑप्शन डी, परफेक्ट कंपटीशन। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार की विफलता का कारण नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following is a key feature of public goods? Option A, rivalrous consumption. Option B, excludability. Option C, non-excludability and non-rivalrous consumption. Option D, price elasticity. सार्वजनिक वस्तुओं की एक मुख्य विशेषता कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैर अपवर्जनीयता और गैर प्रतिस्पर्धात्मक खपत। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरस कंजम्पशन। Public goods are defined by two main features, non-excludability and non-rivalrous consumption. Next question is, which of the following best describes a common good? Option A, non-excludable and non-rivalrous. Option B, excludable and non-rivalrous. Option C, non-excludable and rivalrous. ऑप्शन डी, एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। साधारण वस्तु का कौन सा विवरण सबसे अच्छा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। कॉमन गुड्स, also known as common pool resources, are characterized by being नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी कमोडिटी के लिए पे नहीं कर रहा है तो हम उस पर्सन को उसके कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते। और कॉमन गुड नेचर में राइवलरस होता है। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी कमोडिटी का यूज करता है तो दूसरे पर्सन के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स? ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। ऑप्शन बी, गैरेट हार्डिन। ऑप्शन सी, J.M. केन्ज। ऑप्शन डी, मिल्टन फ्रीडमैन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गैरेट हार्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी इशू caused by the free rider problem? Option A, inefficient allocation of resources due to monopolistic practices. Option B, overproduction of goods due to lack of regulation. Option C, under provision of public goods because individual can benefit without paying. Option D, excessive government intervention in private markets. फ्री राइडर समस्या के कारण मुख्य मुद्दा क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सार्वजनिक वस्तु की कम आपूर्ति क्योंकि व्यक्ति बिना भुगतान किए लाभ उठा सकता है। ऑप्शन सी, अंडर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बिकॉज इंडिविजुअल कैन बेनिफिट विदाउट पेइंग। Free rider problem occurs when individual can benefit from a good or service without directly paying for it, leading to under-provision of that goods and services. फ्री राइडर प्रॉब्लम पब्लिक गुड के केस में होती है जिसमें लोग बिना पैसे पे किए पब्लिक कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन moral hazard and adverse selection? Right answer is option B. Moral hazard refers to behavior changes after a transaction while adverse selection refers to problem arising before a transaction due to asymmetric information. Moral hazard, दिस इशू अराइजेज आफ्टर अ ट्रांजैक्शन और अग्रीमेंट। मॉरल हैजार्ड एक ऐसा इशू है जो ट्रांजैक्शन या फिर अग्रीमेंट के बाद अराइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने अपना इंश्योरेंस किया है, उसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा रिस्की एक्टिविटी कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका सारा जो खर्चा है, जो सारी पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसीलिए वो अब रिस्की एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज हो रहा है, ज़्यादा रिस्की एक्टिविटी कर रहा है। सेकेंड है एडवर्स सिलेक्शन। दिस प्रॉब्लम अक्कर्स
बिफोर अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जो एडवर्स सिलेक्शन है वो ट्रांजैक्शन के पहले होती है ड्यू टू असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो दो पार्टी हैं उनके पास इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। वेयर वन पार्टी हैज़ मोर और बेटर इंफॉर्मेशन देन अदर। किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो किसी के पास कम इन्फॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक सेलर है और एक बायर है। जो सेलर है उसने अपनी सेकंड हैंड कार को सेल करना है और जो दूसरा बायर है उसने जो फर्स्ट पर्सन की सेकंड हैंड कार है उसको परचेज करना है। जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसके पास उस कार की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और जो सेकंड है, जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसके पास उस कार की कम इन्फॉर्मेशन है। इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो दूसरे के पास कम इन्फॉर्मेशन है। इसी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैनन ऑफ टैक्सेशन वर फॉर्मुलेटेड बाय विच इकोनॉमिस्ट? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जे.एम. केन्ज, ऑप्शन सी मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात की है और उन्होंने 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए थे। फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है सर्टेनिटी एंड थर्ड है कन्वीनियंस एंड फोर्थ है इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय केलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन डी एन.के. सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय केलकर, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन डी एन.के. सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड 16th फाइनेंस कमीशन? ऑप्शन ए एन.के. सिंह, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी रघुराम राजन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कुजनेट वक्र को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व परिकल्पना यह सुझाव देती है कि जैसे जैसे एक देश की आय बढ़ती है, पर्यावरणीय बिगड़ना शुरू में बढ़ता है और फिर एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के बाद घटता है। The environment Kuznets curve hypothesis suggests that as a country's income increases, environmental degradation initially increases, then decreases after reaching a certain level of income. Environmental Kuznets curve is a theory that proposes a relationship between environmental quality and economic development. According to this hypothesis, जैसे जैसे एक इकोनॉमी ग्रो होती है तो स्टार्टिंग में उसका इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जाता है, लेकिन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन इन्वायरमेंट क्वालिटी। लेकिन एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ इन्वायरमेंट की क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलर्स रूल टेल्स। टेलर नियम क्या बताता है? ऑप्शन फर्स्ट हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी सेट्स इंटरेस्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन सेकंड हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन्स बैंक रेट। ऑप्शन थर्ड हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन्स एक्सचेंज रेट। हाउ गवर्नमेंट डिसाइड द टैक्स रेट टू इंक्रीज द टैक्स बेस।
Right answer is option first. How monetary authority sets interest rate in response to economic activity. आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में मौद्रिक प्राधिकरण ब्याज दर कैसे निर्धारित करता है? Next question is, which of the following best describes the contingent valuation method? निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक मूल्य निर्धारण विधि को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? Right answer is option B. The contingent valuation method assesses the value of non-market environmental goods based on individual stated willingness to pay or accept compensation for changes in environmental quality. Contingent valuation method is a survey-based technique used to estimate the value of non-market environmental goods. कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड एक सर्वे बेस्ड टेक्निक है नॉन मार्केट गुड जैसे इन्वायरमेंटल गुड्स की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड एक सर्वे बेस्ड टेक्निक है। इस मेथड में क्या होता है कि सर्वे के माध्यम से इंडिविजुअल से ये पूछा जाता है कि वो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो इन्वायरमेंट में लॉस हो रहे हैं उसको कम से कम करने के लिए कितना बिलिंग है पे करने के लिए। बाय आस्किंग इंडिविजुअल हाउ मच they would be willing to pay for specific improvement or to avoid certain losses in environmental quality. Next question is, the optimal theory of population was propounded by which economist? Option A, Thomas Malthus. Option B, David Ricardo. Option C, Alfred Marshall. Option D, Edwin Kennan. आदर्श जनसंख्या सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एडविन कैनन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन was developed by Edwin Cannon. This theory suggests that there is an optimal population size that maximize the welfare of a society. ऑप्टिमल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन साइज होता है जहां पर एक सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, regulating the stock exchange and securities market. Option B, protecting the interest of investor in securities. Option C, issuing new currency notes for the country. Option D, prohibiting fraudulent and unfair trade practices in securities market. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, देश के लिए नए मुद्रा नोट जारी करना। ऑप्शन सी, इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स फॉर द कंट्री। एक देश के लिए न्यू करेंसी नोट इशू करना सेबी का नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक का काम है जो कि इंडिया में आरबीआई करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि नोट इशू करना सेबी का काम नहीं है। Next question is, the problem of adverse selection arises due to? Option A, asymmetrical information. Option B, no information. Option C, full information. Option D, wrong information. Right answer is option A, asymmetrical information. Next question is, according to Milton Friedman, quantity theory of money is the theory of? Option A, value of money. Option B, price determination. Option C, nominal income. Option D, demand for money.
Right answer is option D, demand for money. Next question is, the main features of treasury bills are that. Option A, they are issued at a discount and are repaid at par on maturity. Option B, they have low liquidity on account of their short tenure. Option C, there is no default risk. Option D, they offer an assured yield. Option E, they have a high transaction cost. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए, सी एंड डी। सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिपेड एट अ पार ऑन मैच्योरिटी। जो ट्रेजरी बिल होता है वो डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, दे हैव लो लिक्विडिटी। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल होता है इसमें लो नहीं बल्कि हाई लिक्विडिटी होती है, इसीलिए बी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी, देयर इज नो डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि ट्रेजरी बिल में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता, इसीलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी, दे ऑफर एन अश्योर्ड यील्ड, डी भी इसका राइट ऑप्शन है। ई ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे हैव अ हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ई ऑप्शन इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ट्रेजरी बिल के केस में हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग objectives are correct for the public sector? Option A, to create employment opportunities. Option B, to promote balanced regional growth. Option C, to promote agriculture growth. Option D, to promote rapid economic development. Option E, to promote the banking sector of the economy. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी एंड ई ऑल आर करेक्ट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट बैंकिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द सेम मॉनेटरी बेस which of the following will lead to an increase in broad money? समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग हैबिट, वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग आदत में वृद्धि। Next question is, monetary base of an economy is? Option 1, amount of currency held by public and by the banks as reserve. Option 2, amount of currency held by public and demand deposits. Option 3, amount of currency held by public and time deposit. Option 4, currency deposit ratio. अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन 1, अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बाय द बैंक्स एज रिजर्व। मॉनेटरी बेस को हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, जिसको हम M0 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग best defines the natural growth rate of a population? Option A, the difference between the birth rate and the death rate. Option B, the net migration rate. Option C, total fertility rate. Option D, population density. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट।
It reflects the increase or decrease in population without considering migration. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की गणना मृत्यु दर से जन्म दर घटाकर की जाती है। Next question is, which demographic transition stage is characterized by high birth rates and rapidly declining death rates? Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण की विशेषता उच्च जन्म दर और तेजी से घटती मृत्यु दर होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चरण 2, Stage 2. In Stage 2 of the demographic transition, death rates decline significantly due to improvement in healthcare, sanitation, and nutrition, while birth rate remains high, leading to rapid population growth. 5 stages of demographic transition. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 5 स्टेज हैं। सबसे पहले स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन मेडिकल फैसिलिटी की वजह से डेथ रेट फॉल्स रैपिडली, डेथ रेट फॉल होने लग जाता है सेकंड स्टेज में। स्टेज 3 में क्या होता है, बर्थ रेट फॉल करने लगता है, डेथ रेट भी फॉल होता है लेकिन फॉल्स मोर स्लोली। थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी फॉल होता है और डेथ रेट भी फॉल होता है। फोर्थ स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो जाते हैं। स्टेज 5 में बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और डेथ रेट भी लो होता है। ये थे हमारे 5 स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a method of debt redemption? Option A, sinking fund. Option B, debt refinancing. Option C, conversion of debt into equity. Option D, increasing the interest rate on existing debt. निम्नलिखित में से कौन ऋण मोचन की विधि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मौजूदा ऋण पर ब्याज दर बढ़ाना। ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एग्जिस्टिंग डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, उनको आपस में मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है रामसर कन्वेंशन, वेजल कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, और लिस्ट 2 में दिया है ओजोन लेयर डिप्लेशन, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। तो चलिए मैच करते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सबसे पहला है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ए का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड सिर्फ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैच करते हैं वेजल कन्वेंशन। वेजल कन्वेंशन रिलेटेड है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल, इसीलिए बी का हो जाएगा 4। बी का फोर्थ ऑप्शन में है, इसीलिए फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन लेयर डिप्लेशन से, सी का 1 हो जाएगा। और डी मैच कर लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसीलिए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्शन ए 91 डेज ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी कमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, ऑप्शन डी 5-year गवर्नमेंट बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी एंड सी। ट्रेजरी बिल्स,
कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं और 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following issues is not specifically addressed by the United Nations Sustainable Development Goals? Option A climate change, Option B gender equality, Option C animal rights, Option D clean water and sanitation। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों द्वारा विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी लिंग समानता, ऑप्शन सी पशु अधिकार, ऑप्शन डी स्वच्छ पानी और स्वच्छता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पशु अधिकार, एनिमल राइट्स। क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, लेकिन एनिमल राइट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में अडॉप्ट किया गया है। इसमें 17 गोल हैं। क्लाइमेट चेंज गोल नंबर 13 है, जेंडर इक्वालिटी गोल नंबर 5 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल नंबर 6 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं। फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है जीरो हंगर, थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th गोल नंबर है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 गोल नंबर है क्लाइमेट एक्शन, 14 गोल नंबर है लाइफ बिलो वाटर, 15 गोल नंबर है लाइफ ऑन लैंड, 16 गोल नंबर है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17 गोल नंबर है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स।